Hello students, today we are going to start with the optical isomerism of coordination compound, which is the third part of the coordination compound complete revision, which is a kind of crash course. So अभी हमको optical isomerism को डिस्कस करना है. Now optical isomerism जो है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंडर आता है. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो टाइप होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कंसिडर करो कि ये जो है इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट. वी कैन कंसिडर एस. मान लो कि एस जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है. इस सोर्स ऑफ लाइट में से जो भी रेडिएशन निकलता है इस सोर्स ऑफ लाइट में से, उस रेडिएशन के नॉर्मली वाइब्रेशंस ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में होते हैं. नॉर्मली इसके जो वाइब्रेशंस है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में होते हैं. जनरली जो अपने सनलाइट होती है या फिर ट्यूबलाइट होती है, ये जो लाइट के सोर्सेस है इनसे निकलने वाली लाइट के वाइब्रेशंस रेंडमली ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में होते हैं. और ऐसी लाइट जिसके वाइब्रेशंस, जिसके वेव्स ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, ऐसी पर्टिकुलर लाइट को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट. दिस इज नोन एज ऑर्डिनरी लाइट. ऐसी लाइट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी लाइट. सो लाइट जिसके वाइब्रेशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट. नाउ यदि हम इस ऑर्डिनरी लाइट को एक निकोल प्रिज्म में से पास करें, एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है इस तरह से, निकोल प्रिज्म विच इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म. तो इस तरह का जो निकोल प्रिज्म है इसको हम बोलेंगे. सो दिस इज नोन एज व्हाट? निकोल्स प्रिज्म. तो यदि हम क्या करें, लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को क्या करें, निकोल प्रिज्म में से पास करें, तो निकोल प्रिज्म में से पास होने के बाद जब ये लाइट यहाँ से ट्रैवल करके बाहर निकलती है, तो बाहर निकलने के टाइम पे इस लाइट के वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में होते हैं. इस लाइट के वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में होते हैं और वो प्लेन होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. तो ये है ऑर्डिनरी लाइट जिसके वाइब्रेशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में होते हैं. यदि हम ऐसे लाइट को निकोल के प्रिज्म में से पास करें तो निकोल्स प्रिज्म क्या करता है, इस लाइट के वाइब्रेशंस एक ही प्लेन में उसके वाइब्रेशंस होने लगते हैं. बाकी सब प्लेन में वाइब्रेशंस जो है वो कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ एक ही प्लेन में लाइट वाइब्रेट करती है. ऐसे लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. सच काइंड ऑफ लाइट इज नोन एज PPL और इट इज नोन एज व्हाट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. क्योंकि वो लाइट एक ही प्लेन में क्या हो चुकी है? पोलराइज्ड हो चुकी है. और वो प्लेन कौन सा होता है? द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है उसका परपेंडिकुलर प्लेन जो है, लाइट ऐसे जा रही है, इसका परपेंडिकुलर प्लेन, इसमें लाइट के वाइब्रेशंस जो है वो होना शुरू होते हैं. तो ऐसा पर्टिकुलर लाइट जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ओके. नाउ इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यदि हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सॉल्यूशन में से यदि पास करें, मान लो अब ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है जो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएट किया हुआ है. एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट होता है उस एक्सपेरिमेंट को हम पोलरिग्राफी ट्यूब से करते हैं. पोलरिग्राफी एक्सपेरिमेंट होता है वो, जिसमें से एक्चुअली सोल्यूशन जो हमने यहाँ पे लिया व्हीकल में वो एक पोलरिग्राफी ट्यूब के अंदर होता है, जिसको दोनों साइड से जो लीड्स होते हैं स्मॉल रबर के, और उसमें सोल्यूशन होता है विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन. तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट अलग है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो ये जो पर्टिकुलर है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सोल्यूशन है. और वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो है, मान लो, COEN2Cl2. ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक पे सॉल्यूशन में से हमने इस PPL को पास किया. प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में से पास किया. अब जब ये PPL इस सॉल्यूशन में से पास होने के बाहर निकलने के बाद यदि हम इस लाइट को क्या करें? ऑब्जर्व करें. यदि हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करें? ऑब्जर्व करें कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, तो इसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ हमको दिखती है. या तो ये पर्टिकुलर जो लाइट है इनमें ये तीन पॉसिबिलिटीज़ है. ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटीज़. ऐसा नहीं कि लाइट ऐसे जा रही है, ये सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज़ को शो करने के लिए है. तो जब PPL
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक पर्टिकुलर हमने एकदम सोच समझ के लिया हुआ है जिससे हम पूरी थ्योरी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सॉल्यूशन में से हम पीपीएल को पास करते हैं तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में से बाहर निकलने के बाद लाइट के 3 तरीके से ऑब्जर्वेशंस आ सकते हैं। हो सकता है कि लाइट जो यहाँ से बाहर निकली है वो एज इट इज जो है, ये लाइट की वाइब्रेशंस है, एज इट इज सॉल्यूशन में से बाहर निकल जाए। मतलब एक्चुअली जैसा लाइट एंटर किया था वैसा का वैसा लाइट जो है वो बाहर निकल जाए। मतलब लाइट के प्लेन में किसी भी तरीके का, लाइट में किसी भी तरीके का चेंज ना हो। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से यदि हम पीपीएल को पास करें और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, सेम टू सेम सॉल्यूशन में से बाहर निकल जाए, तो हम बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसने लाइट को किसी भी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया है, लाइट के लिए इसने किसी भी तरीके की एक्टिविटी शो नहीं की है। इसलिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड के उस फॉर्म को जिसमें यह ऑब्जर्वेशन आएगा उस पर्टिकुलर को हम बोलेंगे क्या, ऑप्टिकली, दिस इज नोन एज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। तो सपोज हमने पीपीएल को पास किया और इस सॉल्यूशन में से बाहर निकलने के बाद लाइट के प्लेन में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ, लाइट ने किसी भी तरीके से, लाइट में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं हुए, तो ऐसा कंपाउंड जो लाइट को किसी भी तरीके से चेंज नहीं करता वो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लाइट जब यहाँ से बाहर निकले तो हो सकता है कि लाइट के प्लेन में इस तरह का एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेशन हो जाए। इस तरह से हो सकता है कि लाइट के प्लेन में क्या हो जाए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेशन हो जाए, वो जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ऐसे केस में यदि इस पर्टिकुलर पीपीएल के को हमने, पोलराइज्ड लाइट को हमने सॉल्यूशन में से पास किया और उस पर्टिकुलर कंपाउंड के सॉल्यूशन ने पीपीएल के प्लेन को एक पर्टिकुलर एंगल पे, मे बी लाइक 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया, कौन से डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये होगा क्या, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव। और ये ऑप्टिकली एक्टिव जो कि लाइट के प्लेन को रोटेट करता है राइट डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दिस इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। दिस इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट रोटेटरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो जाएगी। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी होती है। तीसरी पॉसिबिलिटी यदि हम देखें तो ऐसा हो सकता है कि लाइट के प्लेन में जो है वो रोटेशन आ जाए, उतने ही एंगल से रोटेशन आ जाए जितना कि ऊपर हुआ है, पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। मतलब यहाँ पे जैसे 45 डिग्री के एंगल पे रोटेशन हुआ है तो हो सकता है कि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल का रोटेशन हो जाए, बट डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन हो जाए। ऐसे केस में ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दिस विल बी ऑप्टिकली, ये भी कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज लीवो फॉर्म, इसको हम बोलेंगे लीवो फॉर्म, शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं एल फॉर्म। तो ऐसे करके एल या लीवो फॉर्म, लीवो का मतलब होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट रोटेटरी हो जाएगा, लेफ्ट रोटेटरी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऐसे करके ये 3 पॉसिबिलिटीज, ये कंपाउंड क्या कर सकता है, पीपीएल जब इसमें से पास होगी तो ये 3 तरीके से लाइट में मॉडिफिकेशंस ला सकता है। हो सकता है कि कोई मॉडिफिकेशन हो ही ना हो, मतलब लाइट जैसे एंटर हुई थी वैसे की वैसे लाइट कंपाउंड में से बाहर निकल जाए, मतलब कंपाउंड ने इस पर्टिकुलर पीपीएल के प्लेन में किसी भी तरीके से रोटेशन नहीं लाया है, तो हम बोलेंगे कि यार उसने तो कोई एक्टिविटी शो नहीं की, तो वो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी की ये जो सॉल्यूशन है ये पीपीएल के प्लेन को राइट डायरेक्शन में या डेक्स्ट्रो डायरेक्शन में या डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर दे, तब इसको अपन बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, और राइट में रोटेट कर रहा है इसलिए इसको अपन बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑप्टिकली एक्टिव हो पर डायरेक्शन अपोजिट हो, लीवो रोटेटरी हो जाएगा। ऐसे 3 पॉसिबिलिटीज ये कंपाउंड शो कर सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज, ओके। अब सपोज दैट हम ये जो पर्टिकुलर है ये दोनों डेक्स्ट्रो हो या लीवो हो, ये होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, और डेक्स्ट्रो और लीवो को अपन बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, बिकॉज वो लाइट के प्लेन में किसी न किसी तरीके का रोटेशन ला रहे हैं। दूसरी बात ये है कि डेक्स्ट्रो और लीवो जो रोटेटरी होते हैं उनमें रोटेशन इक्वल होता है बट अपोजिट डायरेक्शन होती है। बस सपोज इसका 45 डिग्री से होगा तो इसका भी 45 डिग्री से होगा, बट डायरेक्शन जो है वो कैसी होगी, अपोजिट होगी। तीसरी बात, यहाँ पे यदि हम डी और एल फॉर्म को इक्विमोलर मिक्सचर में ले लें, मतलब ऐसा मिक्सचर ले जिसमें
मान लो 1 लीटर का हमने एक सोल्यूशन लिया जिसमें डी का भी 1 मोल और एल का भी 1 मोल हो, मतलब इक्विमोलर सोल्यूशन यदि हम डी और एल का बनाएं तो वो जो होता है वो होता है रेसिमिक मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, जो कि होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव क्यों होगा? क्योंकि यदि हम इसका 1 मोल लेंगे तो इसका रोटेशन होगा राइट में, इसका भी उतना ही कंसंट्रेशन हमने लिया है तो इसका रोटेशन होगा लेफ्ट में, तो दोनों रोटेशन एक ही सॉल्यूशन में होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, नलीफाई कर देंगे। ऐसे केस में इन दोनों का इक्विमोलर सॉल्यूशन जो होगा उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और उसके अंदर जो कंपोनेंट हमने डाले हैं उनको हम रेसिमेट्स बोलते हैं। तो ऐसे करके वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बिकॉज दोनों एक ही इसमें प्रेजेंट है तो एक दूसरे के रोटेशन को नलीफाई कर देंगे, कैंसल आउट हो जाएगा ऐसा हम बोल सकते हैं, और इस तरह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, यदि हम इस पर्टिकुलर तीनों ही केसेस के करस्पॉन्डिंग इसके स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करें, या चलो पहला जो केस है ऑप्टिकली इनएक्टिव उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, डी और एल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसको यदि हम ऑब्जर्व करें तो वो 3 फॉर्म के करस्पॉन्डिंग 3 स्ट्रक्चर्स अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो मान लो कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया ऑप्टिकली इनएक्टिव का, तो वो स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे आता है, दैट इज Cl, और यहाँ पे आता है En, और यहाँ पे आता है क्या, ये जो पर्टिकुलर एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे आप लगा सकते हो छोटा सा, आप उसको अवॉइड भी करते हो तो चलेगा। तो ऐसे करके ये जो स्ट्रक्चर है ये होगा ऑप्टिकली किसका, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब पहली पॉसिबिलिटी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। यदि हम दूसरी पॉसिबिलिटी और तीसरी पॉसिबिलिटी के करस्पॉन्डिंग, मतलब कंपाउंड के वो फॉर्म जो डेक्स्ट्रो हैं उसका भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे और लीवो का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ये वाला केस, दिस विल बी Cl, यहाँ पे होगा En, और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर देना, ये होगा जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, डी फॉर्म, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर है इसका भी यदि हम ड्रॉ करें पॉसिबल स्ट्रक्चर तो ये इस तरह से होता है, CO, यहाँ पे हम देखेंगे इसका हो जाएगा Cl, यहाँ पे होगा इसका Cl, और ये हो जाएगा यहाँ पे En, और यहाँ पे इसका हो जाएगा। तो ऐसे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ के करस्पॉन्डिंग हमने क्या किए, 3 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये कौन सा है, एल फॉर्म, दिस इज लीवो फॉर्म, लीवो रोटेटरी। सो 3 पॉसिबिलिटीज़ है, उनके करस्पॉन्डिंग 3 स्ट्रक्चर्स हमने देखे। अब यदि हम स्ट्रक्चर्स को देखें, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन दोनों में यदि अपन कंपेयर करें डी और एल फॉर्म, जो कि अपने ऑप्टिकल आइसोमर्स है, तो डी और एल फॉर्म को यदि हम देखें तो एक्चुअली में ये दोनों एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, दे आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कैसे होते हैं, तो इनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मिरर रख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर है इनके बीच में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक मिरर रख दिया, और मिरर में डी का जो डी मॉलिक्यूल है, डी फॉर्म, उसके सामने मिरर रख दिया, और मिरर में जो इमेज इसका बनता है, मिरर में जो इसका इमेज बनेगा, दैट पर्टिकुलर इमेज इज एल फॉर्म, और एल के सामने यदि हम मिरर रख दे तो उसका जो इमेज बनेगा वो डी फॉर्म। मतलब डी और एल फॉर्म जो होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं पहली बात, बट वो मिरर इमेजेस कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं ना। नॉन सुपर इम्पोजेबल को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को यूज़ करेंगे जो कि सुपर इम्पोजेबल इमेजेस बनाता है। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने भी, इसको थोड़ा हम अवॉइड कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। तो इसके सामने भी हमने क्या कर देना है, इसके सामने भी हमने यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मिरर हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पे भी हमने इसके मिरर, यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमने इसके मिरर रख दिया, तो मिरर में जो इसकी इमेज दिखेगी वो इस तरह से रहेगी, मिरर में जो इसकी इमेज है वो इस तरह से रहेगी, यहाँ पे En और यहाँ पे इस तरह का इमेज यहाँ पे इसका बनता है। और अब आप देखते हो कि ये जो पर्टिकुलर ऑप्टिकली इनएक्टिव जिसको हमने बोला है, उसकी मिरर में जो इमेज दिखती है, मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, और मिरर में इसका जो इमेज है वो कैसे है, दे आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर इम्पोजेबल, और ये कैसे नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसको हम देखते हैं। तो एक्चुअली सपोज दैट ये है मेरा, मान लो ये वाला फॉर्म है ऑप्टिकली एक्टिव, और इसका मिरर इमेज मान लो ये है, तो इसको हम सुपर इम्पोजेबल कब बोलेंगे, कि इस तरह का वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, कंप्लीटली ओवरलैप हो जाए। यदि वो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, आइडेंटिकल इमेजेस यदि हो,
तो आइडेंटिकल इमेजेस के केस में इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजेबल। इम्पोज हो जाए, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज होना मतलब ओवरलैप होना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आइडेंटिकल है, मतलब इसको उठा के यदि हम इसके ऊपर रखें तो CL के ऊपर CL आएगा, EN के ऊपर EN आएगा, CO के ऊपर CO आएगा, मतलब ये एग्जैक्टली एक इमेज दूसरे को क्या कर देगी, ओवरलैप कर देगी, सुपर इम्पोज कर देगी। और ऐसे केस में इस इमेज को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। और ऐसी इमेजेस जो होती है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, मतलब यदि हम इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेगी, इनफैक्ट इनके फीचर्स अपोजिट रहेंगे। जैसे मान लो कि ये जो है ये मेरा डी फॉर्म है, ठीक है, ये मेरा डी फॉर्म है राइट हैंड, और ये मेरा L फॉर्म है लेफ्ट हैंड। तो ये इसको मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो ये जो इमेज ऐसी, ये कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये कैसी है, सुपर इम्पोजेबल। ये कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो रही है, प्लस इनके जो फीचर्स है वो भी अपोजिट है। ये जो पर्टिकुलर है इसका थंब जो है, ये इसकी एक इमेज जो है वो एक कंपोनेंट इस साइड में, जबकि इसका दूसरा कंपोनेंट इस साइड में है ना। इसका ये वाला कंपोनेंट जो है वो अलग है, ये वाला कंपोनेंट डिफरेंट है। तो ये जो इमेजेस है ये होती है नॉन सुपर इम्पोजेबल और अपोजिट फीचर्स की होती है। ये सुपर इम्पोजेबल, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल। जो हमारी इमेज होती है मिरर के अंदर वो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। मतलब यदि हम मिरर में सपोज हम राइट हैंड से हमारी इमेज को हाई बोलेंगे तो हमारी जो इमेज है वो अपने लेफ्ट हैंड से हाई बोलती है, तो वो हम और हमारी जो इमेज है मिरर में वो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। तो वैसे ही यदि हम इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो आप देखते हो कि इसका जो CL है वो किधर है, राइट साइड में, जबकि इसका जो CL है वो किधर है, लेफ्ट साइड में। अपोजिट फीचर्स की इमेजेस होती है और एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेगी। इसका जो EN है वो किधर है, राइट साइड में, इसका EN किधर है, लेफ्ट साइड में। तो इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो आप देखते हो कि वो एग्जैक्टली एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेगी। तो ऐसी इमेजेस को अपन क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब यदि हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट देखें कि ये जो पर्टिकुलर है ये लाइट के प्लेन को रोटेट करते हैं, तो ये वाला जो है ये कैसा है, दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव, और ये भी कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। जो D और L फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मिरर में जो इमेजेस होती है वो कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उन मॉलिक्यूल्स की, वो मॉलिक्यूल और उनकी जो इमेजेस होती है मिरर में वो होती है नॉन सुपर इम्पोजेबल। और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं वो मॉलिक्यूल और उसकी मिरर में जो इमेज होती है वो कैसे होते हैं, सुपर इम्पोजेबल। सो कैन वी से दैट दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? If the molecule and its image in the mirror is superimposable, then we can say that it is optically inactive. And if the molecule and its mirror image is non-superimposable, then we can say that that molecule is optically active. So in fact, it is being a necessary condition for a molecule to be optically active or inactive. तो यदि इस केस में हम ऐसा बोल सकते फाइनली कि ऑप्टिकली एक्टिव होने की कंडीशन क्या बनी, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हम उसको बोलेंगे जिस मॉलिक्यूल की, वो मॉलिक्यूल और उसकी इमेजेस कैसे निकले, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और उस मॉलिक्यूल को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे जिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल और उसकी इमेज कैसे निकले, सुपर इम्पोजेबल। मतलब जिस मॉलिक्यूल की इमेजेस सुपर इम्पोजेबल होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जिस मॉलिक्यूल की इमेजेस कैसी होंगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव होने के लिए एक कंडीशन हमारी यहाँ पे बन गई कि इमेजेस कैसी होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बट सपोज हमको इसमें से एक और क्वेश्चन निकलता है कि कौन से मॉलिक्यूल की जो इमेजेस होती है वो होती है नॉन सुपर इम्पोजेबल। मतलब मॉलिक्यूल में ऐसा कौन सा फीचर होना चाहिए जिसके कारण वो मॉलिक्यूल और उसकी मिरर में जो इमेज है वो क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और ऐसा कौन सा फीचर होना चाहिए मॉलिक्यूल में कि उस मॉलिक्यूल की इमेजेस सुपर इम्पोजेबल है। मतलब जैसे ऑप्टिकली एक्टिव होना डिपेंड करता है कि इमेजेस कैसी है, वैसे ही नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। पर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल होने के लिए मॉलिक्यूल में ऐसे कौन सी फीचर होनी चाहिए, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसको डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे इस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन ये निकला था कि मॉलिक्यूल की इमेजेस जो है वो सुपर इम्पोजेबल
या फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल होने के लिए क्या कंडीशन है। तो हमने यहाँ पे देखा कि मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि यदि उसकी इमेजेस कैसी हो, मिरर इमेजेस जो है, मिरर इमेजेस शुड बी what non superimposable तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है, जब उसकी मिरर इमेजेस कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। बट क्या कंडीशन है कि मॉलिक्यूल की इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ये वाली कंडीशन है, पर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके लिए कंडीशन क्या है। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में या उसी मॉलिक्यूल की इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल आती है जिस मॉलिक्यूल में क्या हो, जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या हो, एब्सेंट हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब यदि किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होती है तभी उस मॉलिक्यूल की इमेजेस कैसी आती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, और तभी वो कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं एग्जैक्टली। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, अब एब्सेंट तो हम समझ नहीं सकते, जिसके अंदर प्रेजेंट होगा उसका यूज करके हम इस कंसेप्ट को समझ लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ऑप्टिकली इनएक्टिव का, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव का इमेजेस कैसा था, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। तो इस तरह का स्ट्रक्चर उसका, ये ऐसा स्ट्रक्चर CL, यहाँ पे था EN, यहाँ पे EN, है ना। और इसके सामने हमने क्या रखा था, मिरर। यहाँ पे उसकी मिरर इमेजेस थी, ये हो गया उसका मिरर इमेज, दैट इज CL, यहाँ पे CL, ये EN, और यहाँ पे होगा, ठीक है। नाउ हमको ये समझना है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा एक इमेजिनरी प्लेन होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको यदि हम मॉलिक्यूल में अप्लाई करें या मॉलिक्यूल में उसको इमेजिन करें तो उसके दोनों, उस प्लेन के दोनों साइड का जो पार्ट होता है वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती है। ये हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोले, सिंपल लैंग्वेज में, कि ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर दे, मतलब उस प्लेन के ऊपर का और नीचे का पार्ट आइडेंटिकल हो, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो, या फिर आइडेंटिकल हो, ऐसा प्लेन यदि हम इमेजिन कर सके मॉलिक्यूल में तो वो होगा, हम बोलेंगे कि उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे यदि हम इस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री को यहाँ पे इमेजिन करें, मान लो ये जो है वो हमारा क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो आप देखते हो कि इस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर का पार्ट CL है, नीचे का पार्ट CL है, मतलब ये जो पर्टिकुलर इमेजिनरी प्लेन है ये मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसा प्लेन हम इसके अंदर डाल सकते हैं, ऐसा प्लेन इमेजिन कर सकते हैं जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, या इस प्लेन के ऊपर का और नीचे का पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ये थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज होगी, सिंपल लैंग्वेज में बात ये है कि ऐसा इमेजिनरी प्लेन जिसके ऊपर और नीचे का पार्ट आइडेंटिकल हो, तो ऐसे प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिंपल लैंग्वेज में। और यदि ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो उस मॉलिक्यूल की इमेजेस कैसी आती है, सुपर इम्पोजेबल, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। इस मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जैसे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसके ऊपर का और नीचे का पार्ट आइडेंटिकल आ रहा है, ऐसा प्लेन हम इसमें डाल सकते हैं जिसके दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, या फिर ऐसा प्लेन हम इसमें इमेजिन कर सकते हैं जो मॉलिक्यूल को दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। और यदि किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो उस मॉलिक्यूल की इमेजेस कैसी आती है, सुपर इम्पोजेबल। और इसका उल्टा कि यदि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री फिर क्या हो, एब्सेंट हो, तो फिर उस मॉलिक्यूल की इमेजेस कैसी आएगी, यदि प्रेजेंट हो तो सुपर इम्पोजेबल आती है, तो एब्सेंट होगी तो क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल आएगी। और तब वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि प्रेजेंट है तो इमेजेस कैसी आ रही है, सुपर इम्पोजेबल। और फिर हमने इसको क्या बोला था, हमने इसको बोला था ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की कंडीशन क्या है,
कि मॉलिक्यूल की इमेजेस सुपर इम्पोजेबल आनी चाहिए, पर मॉलिक्यूल की इमेजेस सुपर इम्पोजेबल आने के लिए कंडीशन क्या है कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, हमने इसका उल्टा लिखा हुआ है क्योंकि हमको वही यूज़ करना होता है ज़्यादा। तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे इसे हमने इसका जो एग्जांपल देखा था ऑप्टिकली एक्टिव वालों का, वो ये वाला था CO, यहाँ पे हमने लिया क्या CL, यहाँ पे हमने लिया EN, यहाँ पे हमने लिया क्या, और इसके सामने फिर हमने क्या कर दिया, मिरर रख दिया। मिरर रख के यहाँ पे हमने इस तरह से इसको लिया CL, यहाँ पे होगा EN और यहाँ पे होगा क्या EN, इस तरह से। और ये कैसा है, दिस इज D फॉर्म L फॉर्म, और ये कैसा है ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी कैसा है ऑप्टिकली एक्टिव। ये कौन सा है D फॉर्म, ये कौन सा है L फॉर्म, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या हम ऐसा कोई प्लेन इमेजिन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब सपोज हम यहाँ पे ऐसा प्लेन इमेजिन करें तो आप देखते हो कि इस प्लेन के ऊपर का जो पार्ट है वो डिफरेंट है, नीचे का पार्ट डिफरेंट है, वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम किसी भी तरीके से कुछ भी करें पर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो क्या है, एब्सेंट है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, इसलिए आप देखते हो कि ये इमेजेस कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, और इसलिए कैसे है, ऑप्टिकली एक्टिव है, जिसमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा D फॉर्म और दूसरा होगा L फॉर्म, विच आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आप इस तरह से देखते हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं होने के कारण इसकी इमेजेस आती है नॉन सुपर इम्पोजेबल, और तब ये कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये कंडीशन है फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। सो फाइनली हम कंक्लूड ये करते हैं कि यदि किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है तो ही उस मॉलिक्यूल की इमेजेस आती है सुपर कैसी, नॉन सुपर इम्पोजेबल, और तभी होता है ऑप्टिकली एक्टिव। और यदि किसी मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो वो इमेजेस कैसे फॉर्म करेगा, सुपर इम्पोजेबल, और तब वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो दिस इज द कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। तो इस तरह से ये पूरा हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब थोड़ा सा हम इसको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ये तो कंसेप्चुअल पार्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर से भी कुछ ऑब्वियसली MCQ है। अब इसका अपन थोड़ा सा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एप्लीकेशन पार्ट इसका देखेंगे। जैसे हमको क्वेश्चन आते हैं कि आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन विच इज ऑप्टिकली एक्टिव और विच विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, विच विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहाँ पे कॉइन की दोनों साइड डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, और हम ये भी शो करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करेगा। तो अब देखो, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस है जो ऑप्टिकली एक्टिव है उनकी एक लिस्ट हम बनाएंगे, और उस लिस्ट को बनाने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। molecules or complexes which show optical isomerism, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करते हैं उनकी लिस्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो आपको इसको सब कॉम्प्लेक्स के जो टाइप्स हैं वो रट्टा नहीं मारने, आपको एक से पता करना है और उससे हम पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो एक जो आपको पहले से पता होना चाहिए वो एकदम टिपिकल है जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करता है, और वो है MAA3, ये वाला कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे AA जो है वो क्या है, सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड, मतलब डाइडेंटेड लिगेंड है जिसमें सेम डोनर एटम होते हैं, जैसे कि इथिलीन डायमंड। तो ये उस तरह का मॉलिक्यूल है, सेम डोनर एटम डाइडेंटेड है, तो ऐसा है। अब ये हमको मान लो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे में मॉडिफिकेशन करते जाएंगे और पूरी लिस्ट हमारी बन जाएगी। तो जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर है MAA2 A2 लेंगे। मतलब एक्चुअली क्या किया मैंने, आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डाइडेंटेड कम कर दिया और उसकी जगह 2 मोनोडेंटेड ले लिए, बिकॉज 1 डाइडेंटेड इज इक्विवेलेंट टू 2 मोनोडेंटेड, ऐसा किया। फिर मैं क्या करूँगा, वापस यही प्रोसेस फिर से रिपीट करूँगा। मतलब फिर मैंने क्या करना है, यहाँ से एक और डाइडेंटेड मैंने कम कर दिया और उसकी जगह फिर से 2 मोनोडेंटेड मैंने ले लिया। तीनों डाइडेंटेड थे, एक कम किया, 2 मोनोडेंटेड लिए, फिर एक कम किया, फिर 2 मोनोडेंटेड लिए। नेक्स्ट टाइम बचा हुआ मैं कम कर दूंगा, तो ये हो जाएगा
A2, B2 और C2, मतलब ये बचे हुए को मैंने कम कर दिया और मैंने जो है वो A2 ले लिया, B2 ले लिया और इसको भी कम करके फिर C2 ले लिया। तो एक एक डाइडेंटेड कम किया मैंने और उसकी जगह मोनोडेंटेड में लेते गया। अब ये जो पर्टिकुलर है इसको मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा एक एक करके, मतलब सबसे पहले मैं C को ओपन करूंगा इस तरह से। तो ये मेरा बन जाएगा क्या, MA2, B2 और C को ओपन करूंगा मैं किसमें, CD में। ठीक है, C को ओपन करूंगा CD में। वैसे फिर मैं क्या करूंगा, B को ओपन करूंगा, MA2, B को ओपन करूंगा BC में। अब इसको मैंने BC दे दिया तो अब ये आगे वाले लेटर अगला वाला अल्फाबेट ले लेना है, मतलब इसके बाद क्या आएगा, D और E आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, इसको भी ओपन कर दिया मैंने। तो MA को ओपन किया किसमें, AB में, तो अगले वाले लेटर एक एक से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या, C, D, E और F ऐसे। तो ये हमारी पूरी ऑलमोस्ट लिस्ट जो है वो रेडी हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स हमारे आगे इस लिस्ट में। तो क्या क्या मैंने, फिर से हम एक बार देखते हैं। मैंने एक डाइडेंटेड कम कर दिया, उसकी जगह 2 मोनोडेंटेड लिए, फिर बचा हुआ एक और डाइडेंटेड कम किया, फिर उसकी जगह 2 मोनोडेंटेड लिए, फिर एक और जो बचा हुआ था उसको भी मैंने कम कर दिया और उसकी जगह फिर 2 मोनोडेंटेड ले लिया। तो एक एक डाइडेंटेड कम किया और उसकी जगह 2 मोनोडेंटेड इंट्रोड्यूस करते गए। उसके बाद ये वाला आ गया। अब C को ओपन किया CD में, B को ओपन किया BC में, A को ओपन किया AB में, और अगले वाले अल्फाबेट्स को देते गए। ऐसे करके मेरी पूरी लिस्ट रेडी हो गई। तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इसको, आप सिर्फ पहले वाले को याद रखोगे तो उससे इंस्टेंटली कभी भी आपको एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, कभी भी आप एग्जाम में इसको बना सकते हो। सिर्फ आपको ये थोड़ी सी 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट्स इट। बहुत सिंपल है वैसे। अब इसके अलावा और कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो ऑप्टिकल आइसोम को शो करते हैं, तो इसमें एक और टिपिकल होता है MAB। ये जो है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को जो है वो शो करेगा, जहाँ पे AB जो है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटिटी। तो ऐसे करके ये मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जो है जो ऑप्टिकल आइसोम को शो करते हैं वो हमारे यहाँ पे इंक्लूड होगा। ठीक है, तो चलो ये हमारा शो करने वालों की लिस्ट हो गई। और हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट वाला करेंगे, कौन से कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोम को शो नहीं करते वो भी हमको देखना है। ये तो पॉइंट का एक साइड होगा कि कौन से शो करते हैं, तो अभी हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से शो नहीं करते। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म compounds which do not show ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो शो ना करने वाले के लिस्ट में सबसे टिपिकल होता है MA4B2। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और कैटेगरी बना दूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहला मैं बनाता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये जो पर्टिकुलर है ये शो नहीं करता। ठीक है, दूसरा जो है दैट इज M, इसको मैं ऐसा डालता हूँ। सेकंड जो है दैट इज MA3B3, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। दिस विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और उसका एक ही रीज़न है कि हर चीज़ का एक ही रीज़न होता है इसमें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या उसमें कम से कम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इनको पूछते हैं एग्जाम में काफ़ी टाइम। तो MA4B2 और MA3B3 ये दोनों जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इनमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कोई ना कोई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे एक एलिमेंट है, वैसे काफ़ी सारे सिमेट्रिसिटी के एलिमेंट्स होते हैं, तो उनमें से कोई ना कोई यदि प्रेजेंट हो तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये MA4B2 MA3B3 ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। तो दूसरा जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दैट विल बी व्हाट, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सबसे पहला हम लेते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते, क्योंकि उनमें स्क्वायर प्लेनर होते हैं, प्लेन होता है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें रह गई। तो इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री रहते ही आप किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स आप स्क्वायर प्लेनर ले लोगे, तो स्क्वायर प्लेनर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। ठीक है, तीसरा ये जो है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये A टाइप हो गया। दूसरा B जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म
is not observed due to their labile or reactive nature। ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जनरली उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑब्जर्व नहीं होते, उसमें एक्सेप्शन है, बताऊंगा वो भी, बट जनरली इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं होती टेट्राहेड्रल में, क्योंकि उनका नेचर होता है लेबाइल, और लेबाइल का सिंपल मतलब होता है रिएक्टिव नेचर। तो रिएक्टिव नेचर के कारण उनमें ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑब्जर्व नहीं होती। अब ऑब्जर्व का मतलब यहाँ पे क्या लगाया जाए, तो ऑब्जर्व वर्ड जनरली हम एक्सपेरिमेंटल वर्ड होता है ये, इसका मतलब ये है कि थ्योरेटिकली ये शो करने चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये आइसोलेट नहीं हो पाया बिकॉज ये उतने स्टेबल नहीं रहते, रिएक्टिव नेचर के होते हैं, लेबाइल नेचर के होते हैं, इसलिए प्रैक्टिकली इनका आइसोलेशन नहीं हो पाया, इसलिए ऑब्जर्व नहीं हुआ, मतलब डी और एल फॉर्म को हम इस तरह से आइसोलेट नहीं कर पाए, तो इसलिए इसमें टेट्राहेड्रल में शो नहीं होगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि एक ऐसे टेट्राहेड्रल का एक कैटेगरी होता है जो ऑप्टिकल आइसोमर को शो करता है प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। कौन सा है वो? सो इसमें एक्सेप्शन है इस तरीके, बट एक्सेप्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक्सेप्शन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स with unsymmetrical didentate ligand, with unsymmetrical didentate ligand show optical आइसोमर्स। ठीक है, मतलब इस तरह के कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे जिंक ग्लाय 2, ये दिस इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद ग्लाय। ग्लाय जो होता है वो कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड होता है, मतलब उसमें डोनर एटम एक ऑक्सीजन होता है, एक नाइट्रोजन होता है, तो इसलिए ये अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड है। तो जनरली हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का रिएक्टिव नेचर होने के कारण, अनस्टेबल होने के कारण उनका आइसोलेशन नहीं कर पाते। थ्योरेटिकली वो शो कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली उनको आइसोलेशन नहीं हो पाया, इसलिए हम बोलते हैं कि उसमें ऑब्जर्व नहीं होती। पर इसमें एक्सेप्शन है, ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड हो, अनसिमेट्रिकल, तो वो किलेशन के कारण थोड़ा सा स्टेबिलिटी ऑब्टेन करते हैं, और इसके कारण उनमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो ऑब्जर्व हो सकती है। ठीक है, मतलब होती है। तो ऐसे करके ये हमने इन चीज़ों को देख लिया। तो ये हमारे पूरा कौन से शो करते हैं, कौन से शो नहीं करते, उनका रीज़न, ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। लिस्ट बना ली कौन से शो करते हैं, कौन से शो नहीं करते, इसकी भी लिस्ट बना ली, और हमारा कंसेप्चुअल जो पार्ट है वो भी हमारा यहाँ से रेडी हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ में हमने रेसिमिक मिक्सचर का एक पॉइंट देखा। जो डी और एल फॉर्म होते हैं वो डी और एल फॉर्म जो है उनको हम इनाइशोमर्स भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज इनाइशोमर्स। ठीक है, डी और एल फॉर्म आर ऑल्सो नोन एज इनाइशोमर्स। और उनका जो इक्विमोलर मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, जो कि होता है टिपिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट जो है वो अपना ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्लियर होता है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बट आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो इसका काफ़ी आपको मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू बेटा।